नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र से जो अभी दिसंबर 2023 में परीक्षा आयोजित हुई थी उसके प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे उच्चतर शिक्षा प्रणाली से, हायर एजुकेशन सिस्टम से जो प्रश्न बने थे दिसंबर 2023 की परीक्षा में, उनको लेकर। यहाँ से मैंने आपसे कक्षा में भी ये कहा था कि सामान्य तो जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक तो जो शिक्षा आयोग होते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न आपको एकदम ऐसा मिलेगा कि एकदम तथ्यात्मक प्रश्न है, यदि आपने पढ़ा है तो आप एकदम से उसका जवाब दे देंगे। फिर जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वाली, उसको कक्षा में पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपसे कहा था कि कई बार से आपको दिखेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न बनते हुए, और इस बार भी बना है, हर बार बन रहा है, पिछली बार से हम देख रहे हैं। तो उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जो प्रश्न आपका पूछा गया है, वो पहला प्रश्न देख रहे हैं हम कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना से प्रश्न है, बेहद सरल सा प्रश्न है। आप जो देखेंगे एनसीईआरटी की पुस्तकें यदि आप देखेंगे तो हर पुस्तक के पहले पेज पे ही आपको दिखाई देगा प्रस्तावना लिखी होती है। यदि आपने कभी एक बार दो बार उस प्रस्तावना को पढ़ा भी है, यदि केवल एक सामान्य जानकारी भी है, तब भी आप इस प्रश्न का सही उत्तर लगा लेंगे, सही उत्तर आराम से खोज लेंगे। ये प्रश्न क्या कहता है? कौन से मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है? कौन से मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है? विकल्प है न्याय, समानता, साहस, स्वतंत्रता। तो यदि आपने थोड़ा सा भी प्रस्तावना के बारे में पढ़ा है तो आप देखेंगे उसमें हर प्रकार के न्याय की बात है, उसमें समानता की बात है, उसमें स्वतंत्रता की बात है, लेकिन कहीं भी आपको साहस के बारे में नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको साहस के बारे में नहीं मिलेगा। बात समझ पाए? उसमें आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात है, उसमें समानता की बात है, उसमें स्वतंत्रता की बात दी गई है, लेकिन साहस की बात नहीं है। कौन से मूल्य का उल्लेख नहीं है? साहस का। यानी कि सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी, साहस। यह सरल प्रश्न है एकदम। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, चार्ल्स वुड या लॉर्ड डलहौजी। आप देखेंगे कि हमने जो आज़ादी से पहले भी शिक्षा से संबंधित जो आयोग हैं उनको लेकर पढ़ा था, और आज़ादी के बाद भी हमने देखे थे कि जो आयोग बने हैं शिक्षा को लेकर, उनके बारे में हमने बात की थी। तो उसी क्रम में आपको याद आएगा कि हमने एक विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा था, किसकी अध्यक्षता में? 1902 का था, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। अब इस आयोग को क्या करना था? इस आयोग को जो विश्वविद्यालयों की स्थिति है, विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना था, और विश्वविद्यालयों में उनकी जो कार्य क्षमता है, उनका जो संविधान संबंधी नियम है, उनके बारे में सुझाव देना था। ये 1902 का था, विश्वविद्यालय आयोग बना था सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। तो इस आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी थी, इस आयोग ने जो अनुशंसाएं की थी, इस आयोग ने जो सुझाव दिए थे, उन्हीं सुझावों के आधार पर 1904 में फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। कब किया जाता है? 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कौन पारित करता है? तो आपको यदि इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी है तो भी आप इसका उत्तर सही बता देंगे, लॉर्ड कर्जन। बात समझ पाए? तो पहले 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनता है सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। उसे विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना था, उनसे संबंधित सुझाव देने थे। तो इन्हीं सुझावों के आधार पर 1904 में कर्जन क्या पारित करते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इस अधिनियम से होता यह है कि जो विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों पर जो सरकारी नियंत्रण है, वो सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है। बात समझ आ गई? तो 1904 में पेश किया गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आया था। लॉर्ड कर्जन ने इसको, आप ये कह लीजिए कि लॉर्ड कर्जन का उसमें योगदान है।
बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कर्जन। बातें समझ आई होंगी। कक्षा में हमने इसको लिखा भी है, नोट भी किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था? डॉक्टर लक्ष्मणा स्वामी, श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर यशपाल? आप अपनी भी कक्षा थोड़ा सा भी ध्यान से की होगी, तो चूंकि ये बिंदु हमने कक्षा में नोट किए हैं और जब हम इस बिंदु को नोट कर रहे थे तो हमने यूजीसी के बारे में बात की थी, है ना। तो इस आयोग का अन्य नाम क्या है वो भी हमने कक्षा में बात की थी कि इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, नवंबर 1948 का है। इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने अनुशंसाएं की थी कि जो विश्वविद्यालय से पहले की शिक्षा है, विश्वविद्यालय पूर्व जो शिक्षा है, या आप ये कह लीजिए विश्वविद्यालय पूर्व जो अध्ययन है, उसके लिए 12 वर्ष कहा था कि 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। और इन्होंने उच्चतर शिक्षा के इस आयोग ने 3 उद्देश्य बताए थे। एक होता था सामान्य शिक्षा, एक होता था सरकारी शिक्षा और तीसरा था व्यावसायिक शिक्षा। बात समझ आ रही है? फिर जब हम लोग यूजीसी के बारे में पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी हमने बात की थी कि देश में विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए, सारी जिम्मेदारियों के लिए, आप ये कह लीजिए विश्वविद्यालय संबंधी देखरेख के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। बात समझ आ रही है? इसी समय हमने एक बिंदु नोट किया था कि स्नातक पाठ्यक्रम की जो अवधि है वो 3 वर्ष हो, वो बातें भी निकलकर इसी आयोग से आती हैं। तो इस आयोग का नाम राधाकृष्णन आयोग भी है, अर्थात किसकी अध्यक्षता में हम कहेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके सम्मान में हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। ये कुशल शिक्षक भी थे। बिंदु स्पष्ट हो गया, याद आ गया? तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस आयोग का अन्य नाम क्या है? राधाकृष्णन आयोग भी नाम है। अच्छा, जब हमने ये लिखा था तो मैंने आपसे उस समय भी ये कहा था कि यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको राधाकृष्णन आयोग लिखकर नहीं देता है। क्यों? फिर तो गैस करना बहुत सरल हो जाता है। फिर तो आप बहुत आसानी से बता देते हैं कि राधाकृष्णन आयोग है, किसकी अध्यक्षता में होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसलिए आपको क्या नाम देता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बिंदु स्पष्ट है? यूजीसी वाला बिंदु भी हमने इसी से जुड़ा हुआ नोट किया था। इन्होंने जो शिक्षा के, उच्चतर शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्य बताए थे कि एक सामान्य शिक्षा देना, सरकारी शिक्षा देना और विश्वविद्यालय शिक्षा देना, व्यावसायिक शिक्षा देना। ये तीनों उद्देश्य हमने नोट भी किए थे, कक्षा में हमने नोट किए थे बिंदु। तो आप सही विकल्प का चयन कर लेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपसे कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का एक अंगक सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होगा। एक्रेडिटेशन की बात है, ये एक्रेडिटेशन के बारे में बात कर रहा है, प्रत्यायन के बारे में बात कर रहा है। प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी कौन है? सामान्य शिक्षा परिषद। जबकि हम सहज ये कह सकते हैं कि प्रत्यायन का कार्य तो प्रत्यायन परिषद करेगी। खैर, दूसरा कथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 15 वर्षों की कालावधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से श्रेणीकृत प्रत्यायन और श्रेणीकृत स्वायत्तता की एक समुचित प्रणाली द्वारा स्वशासी संस्थान बनना सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य होगा। ये बात भी हमने की है, हमने वो पैटर्न भी नोट किया था 5+3+3+4 का, 15 वर्षों वाला। बात याद आएगी आपको? तो आप सहज ही क्या कह देंगे कि जी पहला कथन तो गलत हो गया, क्योंकि प्रत्यायन का कार्य तो प्रत्यायन परिषद करेगी, सामान्य शिक्षा परिषद थोड़ी करेगी। उसका काम कौन करेगा? राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद उसका काम करेगी। बिंदु स्पष्ट है? तो क्या कहेंगे कि पहला कथन तो गलत हो गया, दूसरा कथन सही हो गया। पहुंच जाएंगे आप सहज ही? तो क्या कहेंगे? पहला कथन असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद आना चाहिए कि हमने HECI के संदर्भ में बात की है कि इसके कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए 4 निकाय हैं जो उसके प्रभावी निष्पादन के लिए हैं, जिसमें से सबका अलग अलग कार्य है। जैसे यदि हम बात करें NHERC के बारे में, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद है, वो क्या करेगी? ये शिक्षक शिक्षा सहित जितने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम कहें एक नियामक का कार्य करेगी। रेगुलेटरी काउंसिल है
उसका काम ही क्या करना है, रेगुलेट करना है। बात समझ पाए। जबकि जो ये जीईसी वाली बात है, जनरल एजुकेशन काउंसिल वाली यदि बात है, तो इसका काम क्या होगा कि भाई जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अधिगम के जो परिणाम है, या आप ये कह लीजिए सरल शब्दों में कि जो सीखने के परिणाम है, ये उनका ढांचा तैयार करेगा, या ढांचा कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनके मानक जो हैं, उन मानकों का निर्धारण करने का काम कौन करेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल। जबकि प्रत्यायन का काम किसका है, तो एनएसी का है, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का है, यानी कि संस्थानों के प्रत्यायन का काम करेगा। जब प्रत्यायन की बात आई तो हमने बात की थी कि बुनियादी मानदंड जितने होते हैं या सुशासन के संदर्भ में हो, परिणाम पर आधारित हो, वो सारे बिंदु इसमें शामिल हैं। बिंदु स्पष्ट है। फिर एक वित्त पोषण के लिए भी हमने बात की थी HEGC को लेकर कि भाई उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, ग्रांट्स भी तो कोई देगा, कोई वित्त पोषण भी तो करेगा। तो इसका काम क्या था, इस निकाय का काम क्या था कि ये कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए वित्त प्रदान करने का कार्य करेगा, वित्त पोषण का काम करेगा। बिंदु स्पष्ट है। तो प्रत्यायन का काम कौन करेगा, प्रत्यायन का काम प्रत्यायन परिषद करेगी, ना कि सामान्य शिक्षा परिषद करेगी, जनरल एजुकेशन काउंसिल करेगी। बिंदु आसानी से स्पष्ट हुआ होगा। तो ये गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ये तो हमने नोट भी किया है पैटर्न पूरा। बात आसानी से समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या शैक्षिक चरण दिए गए हैं और सूची 2 में विवरण दिया गया है। पहला है शैक्षिक चरण में समावर्तन, वसु, रुद्र और आदित्य। उधर विवरण में है जिन्होंने 48 वर्षों का पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूर्ण किया हो। दूसरा है जिन्होंने 36 वर्षों का पाठ्यक्रम या किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन पूर्ण किया हो। फिर जिन्होंने 24 वर्षों का पाठ्यक्रम या किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन पूर्ण किया हो। और चौथा है दीक्षांत समारोह। आपको याद आएगा कि हम जब उच्चतर शिक्षा प्रणाली की जो सबसे पहली क्लास थी, जिसमें हम प्राचीन शिक्षा को लेकर पढ़ रहे थे, जब हमने गुरुकुल पद्धति को लेकर पढ़ा था, उस समय मैंने आपसे कक्षा में कहा था कि यहां से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ये सूची वाला ही प्रश्न बनता है। सामान्यतः कैसा प्रश्न पूछा जाता है कि एक सूची में आपको नाम दिए जाएंगे कि भाई स्नातक कौन होता है। हमने स्नातक भी पढ़ा था कक्षा में कि स्नातक कौन है, वसु कौन है, रुद्र कौन है और आदित्य कौन है। अब इन्होंने क्या किया है, इस बार क्या हुआ कि इन्होंने आपको स्नातक नहीं दिया बल्कि उसके स्थान पर क्या दे दिया है, समावर्तन दे दिया है, यानी कि दीक्षांत समारोह के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया है। बाकी 3 आप देखेंगे वसु, रुद्र, आदित्य, ये वही हैं। तो ये तो हमने कक्षा में भी नोट किया है। यदि आपको याद आएगा हमने पढ़ा था कि गुरुकुल में विद्यार्थी जो होते थे उनको श्रेणीकृत किया जाता था या उनको कुछ श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। उसी समय हमने बात की थी कि एक वेद का अध्ययन या 12 वर्षों का पाठ्यक्रम पूरा कर लेने वाला क्या कौन कहलाएगा, जिसने 2 वेदों का अध्ययन किया है, जिसका अर्थ है कि जिसने 24 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा किया है, जिसने किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन पूरा किया है अर्थात 36 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा किया है, और जिसने 4 वेदों का अध्ययन पूरा किया है यानी कि 48 वर्षों का अध्ययन पूरा किया है। तो उनको क्या क्या श्रेणियों के अनुसार क्या नाम दिया जाता था। आपको याद आना चाहिए कि हमने बात की थी स्नातक को लेकर, हमने स्नातक के संदर्भ में बात की थी कि ये सामान्य पाठ्यक्रम होता था यानी कि जो 12 वर्ष का है। तो आप क्या कह सकते हैं, हमने क्या नोट किया था कि सामान्य पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम हमने ब्रैकेट में लिखा था 12 वर्ष का और फिर लिखा था या किसी एक वेद का पूर्ण अध्ययन, यानी कि सामान्य पाठ्यक्रम कितना था, 12 वर्ष का था, या एक वेद पूरा करने में कितना समय लगता था, 12 वर्ष का समय लगता था। तो जो एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेता था, कोई सी भी एक वेद का जो सामान्य पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था, वो क्या कहलाता था, वो स्नातक कहलाता था गुरुकुल शिक्षा पद्धति में। अच्छा, जिसने 24 वर्ष या आप कह लीजिए जिसने 2 वेदों का अध्ययन किया था वो वसु कहलाता था। और जब हमने वसु लिखा था तो मैंने कहा था कहीं आपको वसु लिखा मिल जाएगा, कहीं आपको वासु भी लिखा मिल सकता है, कुछ स्रोतों में वासु लिखा मिल सकता है। यानी कि ये कैसे विद्यार्थी होते थे, आप कह लीजिए 24 वर्ष तक
शिक्षा पाने वाले, 24 वर्ष तक शिक्षा पाने वाले, या 2 वेदों का अध्ययन करने वाले। 2 वेदों का अध्ययन पूर्ण करने वाले, 2 वेदों का पूर्ण अध्ययन करने वाले क्या कहलाते थे? वसु कहलाते थे। कहीं कहीं इनको वासु लिखा मिल जाएगा आपको, ये हमने कक्षा में नोट किया था, ठीक इसी प्रकार से। अच्छा, अब ये 2 वेद, अब जो 3 वेद वाले होते थे, या आप कह लीजिए जिन्होंने, अब एक वेद के लिए 12 वर्ष निर्धारित हैं, 3 वेद का अध्ययन किया, इसका अर्थ हो गया 12 3 36 वर्ष तक शिक्षा पाने वाले। 36 वर्ष तक शिक्षा पाने वाले, जिसका अर्थ क्या हुआ कि इन्हीं 3 वेदों का पूर्ण अध्ययन करने वाले, जिन्होंने 3 वेदों का अध्ययन पूर्ण किया हो। इसके बाद में 4 वेदों का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते थे? आदित्य कहलाते थे। यानी कि क्या हो जाएगा, 12 चौके 48 वर्ष तक शिक्षा पाने वाले, या आप कह लीजिए 4 वेदों का पूर्ण अध्ययन करने वाले। चारों वेदों का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते थे? आदित्य कहलाते थे। यही बातें हमने कक्षा में नोट की थी, और उस समय मैंने आपसे यही कहा था कि यहां से यदि प्रश्न बनता है तो आप देखेंगे एक तरफ आपको सूची दी गई होगी, दूसरी तरफ उनका विवरण होगा, आपको मिलान करना होगा। मैंने आपको स्नातक बताया था, वसु, रुद्र और आदित्य। अब इन्होंने क्या किया कि स्नातक ना देकर इन्होंने दीक्षांत समारोह दे दिया। इसको क्या कहा जाता था? समावर्तन कहा जाता था। अब आप यदि प्रश्न देखेंगे तो आपको चीजें और आसानी से याद आ जाएंगी। अब देखिए, अब समावर्तन मान लीजिए आपको नहीं पता है, समावर्तन छोड़ दीजिए, आप वसु के बारे में आएंगे या वासु के बारे में आएंगे। आप क्या कहेंगे सहज ही कि 24 वर्ष तक शिक्षा पाने वाले, या जिन्होंने 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया हो। 24 वर्ष तक शिक्षा पाने वाले या जिन्होंने 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया हो। यदि रुद्र की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? 36 वर्ष तक शिक्षा पाने वाले या जिन्होंने 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया हो। जैसे ही आप आदित्य पे आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि 48 वर्ष तक शिक्षा पाने वाले या जिन्होंने 4 वेदों का पूर्ण अध्ययन कर लिया हो। अब बचा समावर्तन। समावर्तन क्या हो जाएगा? दीक्षांत समारोह। बात समझ पाए? अर्थात क्या हुआ, ए का 4 है, बी पे आएंगे बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। विकल्प देख लीजिए। ए का हमने बात की कि हम यदि ऊपर से देखना तो ए का 4 था, बी का 3 था, सी का 2 था, डी का 1 था। तो 4 3 2 1, सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी। तो आप यदि देखें तो उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जो प्रश्न पूछे गए हैं, केवल एक प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। वो भी कौन सा? कि जिसमें HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए जो 4 निकायों वाली बात है, उसमें भी यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्रत्यायन का कार्य तो प्रत्यायन परिषद करेगी, एक्रेडिटेशन का कार्य तो एक्रेडिटेशन वाली काउंसिल करेगी, सामान्य शिक्षा परिषद थोड़ी करेगी, जनरल एजुकेशन काउंसिल थोड़ी उस काम को करेगी। उसका काम तो जो कार्यक्रमों के लिए या अधिगम के लिए हम कहें परिणामों का ढांचा तैयार करना है, मानक निर्धारण करने का उसका काम है जीईसी का। बात समझ पाए? इसके अलावा यदि आप देखें तो प्रस्तावना से प्रश्न है, बेहद सरल है। यदि शिक्षा आयोग से संबंधित जो प्रश्न है उसमें आप देखेंगे कि 1904 में जो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए पेश किया गया था अधिनियम, उसमें किसका योगदान था? कर्जन का योगदान था। हमने कक्षा में भी बात की है। फिर आप देखें यदि तो हमने राधा कृष्णन आयोग के बारे में बात की, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात है तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। वहीं से हम यूजीसी की भी बात करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी बात करते हैं कि भाई विश्वविद्यालय शिक्षा की पूरी देखरेख के लिए कौन एक निकाय हो जाएगा, एक आदमी को काम सौंप दो। हमने कक्षा में इसी तरीके से बात की थी। तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करेंगे। तो आप वसु, रुद्र और आदित्य वाला प्रश्न देखें,
जो हमने अभी बात की वो भी एकदम सरल है, वो भी एकदम सरल है। तो यदि आप कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित थे तो आप देखेंगे कि आपको सारे प्रश्नों का आसानी से जवाब मिल जाएगा। एक प्रश्न थोड़ा सा ऐसा था कि जिसमें आपसे और अधिक ध्यान की आवश्यकता थी और अधिक थोड़ा सा आपको ध्यान देना था जिसमें, बस बाकी 5 में से 4 प्रश्न तो एकदम सामान्य जानकारी वाले थे कि आपने यदि एक बार पाठ्यक्रम को पढ़ा है, एक बार आपने पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ा है तो आप जवाब दे पाएंगे। कोई मुश्किल प्रश्न यहां से नहीं थे। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि आपको उच्चतर शिक्षा प्रणाली के प्रश्नों को देखकर, जब परीक्षा देकर विद्यार्थी आए थे तो उनको खुशी हुई थी, ऐसे ही आपको प्रश्नों को देखकर आपको भी लगा होगा कि प्रश्न उतने मुश्किल नहीं है। इस बार जो आपने देखा कि प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है, कुछ एक इकाइयों को यदि हम छोड़ दें और कुछ एक इकाइयों में भी यदि हम एक एक प्रश्न को छोड़ दें, जैसे आप देखें हमने जो कॉम्प्रिहेंशन को लेकर बात की, कॉम्प्रिहेंशन इतना सरल था, बहुत सरल था। बस काम किस चीज का था? समय प्रबंधन का काम था। वो मैंने कक्षा में भी आपसे कहा था कि ऑनलाइन परीक्षा होने की वजह से थोड़ा सा जटिल हो जाता है क्योंकि 2 स्लाइड पे पेपर आता है, कॉम्प्रिहेंशन 2 स्लाइड पे हो जाता है। तो एक तो वो आपको ऊपर नीचे करके पढ़ना पड़ता है साइड से, क्योंकि पूरा दिखाई नहीं देता है, और आधा एक स्लाइड पर रहता है, आधा दूसरी स्लाइड पर रहता है। लेकिन इस बार पैसेज इतना सरल था, नारी को लेकर पैसेज पूछा गया था आपसे और वो सरल था, मतलब असमानता, जो लैंगिक असमानता है उसको लेकर पैसेज बना था, सरल पैसेज था। सारे प्रश्नों के प्रत्यक्ष रूप से जवाब उसी में थे, वो बहुत सरल था। यदि आप शिक्षण अभिवृत्ति के देखें, संचार के प्रश्नों को देखें, संचार के प्रश्नों में हमने बात की है कि हिंदी शब्दावली को लेकर 1-2 प्रश्नों में थोड़ी जटिलता थी। यदि आपने उसको इंग्लिश में देखा होता तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, जैसे उपांतीकरण वाली बात हमने की थी। बात समझ पा रहे हैं? आईसीटी के प्रश्नों को देखेंगे तो आईसीटी के प्रश्न भी जटिल नहीं थे, आईसीटी के प्रश्न भी जटिल नहीं थे। आप यदि अनुसंधान के प्रश्नों को देखें और अनुसंधान के प्रश्नों में केवल एक न्यूमेरिकल वाला छोड़ दे, क्योंकि न्यूमेरिकल इस बार ही उन्होंने पूछा है, न्यूमेरिकल जो स्टैटिस्टिकल टूल से प्रश्न बना है वो इसी बार बना है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो एक कॉमन सेंस लगानी थी। केवल इतना करना था कि आपको अंकों में, पॉइंट में आपको डिजिट दी गई थी और परसेंटेज में, परसेंट में आपसे आंसर मांगा गया था, तो उसको केवल परसेंट में बदलना था, 100 से गुना करनी थी, उत्तर मिल जाना था। केवल इतना काम करना था। बात समझ आ रही है? तो चाहे संचार के प्रश्न हो, चाहे आईसीटी के प्रश्न हो, चाहे शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्न हो, चाहे हम कहें कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली के जो प्रश्न हमने आज देखे वो हो, चाहे आप बात कर लीजिए कि लोक विकास और पर्यावरण से जो प्रश्न पूछे गए थे, सरल सरल प्रश्न थे, चाहे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का हो, चाहे स्मॉग से आपसे प्रश्न पूछा गया हो, सरल प्रश्न थे। बात समझ आई होगी यहां तक की? तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नों को देखकर थोड़ा सा तो आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि प्रश्न सरल ही पूछे जा रहे हैं। बस हमें आवश्यकता है प्रश्न को ध्यान से देखने की, पढ़ने की, ध्यान से समझने की, केवल इतना सा काम करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।